चलो आज हम जानेंगे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। जैसे कि हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो हमारे शरीर में विटामिन्स का और मिनरल्स का क्या रोल है, विटामिन्स और मिनरल्स का क्या रोल है, और अगर ये कम या ज़्यादा हो जाए तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। विटामिन्स और मिनरल्स का रोल वैसे ही है जैसे हम जब नींबू पानी पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, तो शिकंजी में जितना नमक डाला जाता है, अगर नमक ज़्यादा डल जाए तो कड़वा लगने लग जाती है, और अगर कम हो जाए तो स्वाद नहीं आता है। तो एक सही मात्रा में नींबू पानी में नमक की जितनी मात्रा है चाहिए, उतनी ही मात्रा हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की चाहिए। अगर कम हुए तो भी दिक्कत है, ज़्यादा हुए तो भी दिक्कत है। तो बहुत सारे विटामिन्स आपने सुने होंगे, विटामिन B12 है, विटामिन C है, विटामिन K है, फॉलिक एसिड है, थायमिन है, नायसिन है, ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विटामिन्स हैं। इनका अपना अपना काम है। जनरली कहा जाता है कि हरे पत्तेदार सब्जियां या हरी सब्जियों से हमें लगभग सारे विटामिन्स मिल जाते हैं, या जो दाल या सब्जियां छिलके के साथ में आती हैं उनके अंदर विटामिन्स होते हैं, है ना। तो विटामिन्स ये ज़्यादा होंगे तो भी दिक्कत है, ये कम होंगे तो भी दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 कम होगा तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपके हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो जाएंगे, आपको झंझनाहट होनी शुरू हो जाएगी, आपके उंगलियों के पीछे काले धब्बे होने शुरू हो जाएंगे, आपकी जीभ पर काले धब्बे होने शुरू हो जाएंगे। और अगर विटामिन B12 ज़्यादा हो जाए तो ये खून को गाढ़ा कर सकता है, जिससे की वजह से आपके ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा। तो मेन ये आपकी स्ट्रेंथनिंग में काम करते हैं, आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। दूसरा मिनरल्स और उनसे कम मात्रा में जरूरत है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि मिनरल्स ये थोड़ी बहुत तो हमें क्वांटिटी में पता चल सकता है, लेकिन मिनरल्स तो और कम मात्रा में हमें चाहिए होते हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, ये मसल्स के संकुचन और विस्तारित होने में हेल्प करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। आपने सुना कि हमारा हार्ट सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है ना। मैंने हाथ को मोड़ा और यहाँ की मसल सिकुड़ गई, मैंने हाथ को सीधा किया तो यहाँ की मसल सीधी हो गई, यानी कि फैल गई। तो ये फैलने और सिकुड़ने, तो इनके लिए ये मिनरल्स की आवश्यकता होती है। ये भी जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत है, और जरूरत से कम हो जाए तो दिक्कत है। जरूरत से कम हो जाएंगे तो आपने देखा होगा कि क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि कैल्शियम, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम एक मिनरल है, तो कैल्शियम अगर कम हो जाए बॉडी के अंदर तो मसल्स क्या है, वीक होने शुरू हो जाते हैं, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, बांटे आने शुरू हो जाते हैं। और अगर ये जरूरत से ज़्यादा कम हो जाए तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट में क्रैम्प्स आ जाएंगे जो आपको बहुत नुकसान दे सकते हैं। अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो हड्डियों में जमना शुरू हो जाएगा, हड्डियां आपस में जुड़नी शुरू हो जाएंगी और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस जैसी समस्याएं आ जाती हैं। सोडियम ज़्यादा हो जाए तो आपको बीपी हाई हो सकता है, सोडियम कम हो जाए तो क्रैम्प्स हो सकते हैं, है ना। तो मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन्स और मिनरल्स ये दोनों अगर बॉडी के अंदर जरूरत से कम होंगे तो भी बीमारियां होंगी, और जरूरत से ज़्यादा होंगे तो भी बीमारियां होंगी। एक नई निश्चित रेंज में होना इनका बहुत आवश्यक है, और होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि नहीं हो तो काम चल जाएगा, तो एक नॉर्मल रेंज में होंगे तो आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स अपना काम प्रॉपर तरीके से करेंगे, आपका ब्रेन अपना प्रॉपर तरीके से काम करेगा। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं या जिंक की बात करूं, जिंक आपका मिनरल्स में आएगा, तो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से आपके ब्रेन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, आपको मेमोरी लॉस हो सकती है ना। तो इस तरीके से इनका बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, ना की मात्रा में इनको ये ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये हाँ की मात्रा में, यानी कि इनका बहुत बड़ा रोल फंक्शनिंग हमारे शरीर के लिए होती है। हमारे स्किन के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए, हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट के लिए, हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, बोन्स की फंक्शनिंग के लिए विटामिन्स और मिनरल्स दोनों ही आवश्यक हैं, यानी कि इनका होना बहुत ज़रूरी है। ना होना ज़्यादा खतरनाक है, और ज़्यादा होना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ना। तो इनका सही मात्रा में हमें होने चाहिए। ये सारे के सारे मिनरल्स और विटामिन्स हमें एक ही सतह पर मिलेंगे जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक होगा। यानी कि आप विटामिन्स या मिनरल्स के लिए आर्टिफिशियली
मेडिसिन खा सकते हैं, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स आपको आज बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं, यानी कि सप्लीमेंट के तौर पर मिल जाते हैं, इनकी टैबलेट मिल जाती हैं, इनके कैप्सूल मिल जाते हैं, इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, है ना, न्यूरोविंस के इंजेक्शन लगते हैं, तो उनमें विटामिन B12 की मात्रा होती है ज़्यादा। तो ये आसानी से उपलब्ध है, लेकिन आपकी बॉडी इनका इस्तेमाल कर पाती है या नहीं कर पाती है। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो महीनों से कैल्शियम की मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन अगर उनका एक्सरे कराया जाए तो एक्सरे में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, यानी कि बोन्स वीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो कैल्शियम खा रहे हैं वो हमारा पेट यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड का जो पार्ट इलियम सिक्कल वाल वाला है वो उन विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो आपके केवल खाने से काम नहीं चलने वाला, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होना चाहिए इन दोनों ही चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना। तो आप ये दोनों ही चीज़ें तब एब्जॉर्ब होंगी। एक तो पहली चीज़ है कि हमें ये खाना चाहिए, ये जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू में मिलते हैं, दाल में मिलते हैं, सब्जी में मिलते हैं, पालक में मिलते हैं, मेथी में मिलते हैं, जिस चीज़ में भी ये मिलते हैं, या आप आर्टिफिशियली भी खाते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे खाते हैं, उस सब के बावजूद खाना तो एक अलग पार्ट है। दूसरा कि हमारा एब्जॉर्प्शन पावर यानी कि अवशोषण की जो शक्ति है वो भी ठीक होनी चाहिए, तभी जाकर ये हमारे नॉर्मल रेंज में रहेंगे। तो मैं बात करूंगा इस चैप्टर में कौन कौन से विटामिन हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, वो विटामिन का सोर्स क्या है और उनकी डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। जो विटामिन लिवर के अंदर स्टोर हो सकते हैं तो उनमें विटामिन ए है, और विटामिन ए 5 से 10 महीने विटामिन ए लिवर के अंदर स्टोर रहता है। यानी कि अगर हम आज की डेट में विटामिन ए हमने सर्दियों में बहुत खाया, यानी कि गाजर हमने खूब अच्छी खाई है, तो आने वाली सर्दियों तक हमारा काम चल जाएगा, यानी कि विटामिन ए लिवर ने अपने अंदर स्टोर करके रख लिया होगा, यानी कि 1 साल तक का कोटा आपके पास विटामिन ए का है। लेकिन अगर आपने गाजर या चुकंदर या आंवला या अदरक वगैरह चीज़ें आप सर्दियों में नहीं खा रहे हैं, पुदीना नहीं खा रहे हैं, पालक नहीं खा रहे हैं, तो विटामिन ए का स्टोरेज खत्म हो जाएगा, और जो हमारे पास स्टोर है वो भी धीरे धीरे खत्म होकर हमें विटामिन ए की वजह से अनेक बीमारियां आ जाती हैं, जैसे आपकी आंखों से संबंधित बीमारियां, रतौंधी वगैरह, जिसे कैटरेक्ट या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन डी 2 से 4 महीने हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकता है। इसलिए अगर हम गर्मियों की धूप में अगर सुबह सुबह आधे घंटे अगर हम टहल लें, तो आपको ये सर्दियों में जब धूप नहीं भी निकलेगी तो भी आपका काम चल जाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कुछ दिनों तक रहता है, क्योंकि विटामिन B12 के सोर्सेज हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा हैं। हरी साग सब्जियों में सब में विटामिन B12 या विटामिन कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, तो ये 12 महीने मिलने वाला विटामिन है, तो उनके लिए हमें ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है ना। गाजर है वो सर्दियों में ही आती है, तो इसलिए विटामिन ए हमारा 10 से 12 महीने तक स्टोर हो सकता है। विटामिन B12 1 से लेकर 5 साल तक स्टोर हो सकता है। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो लिवर में सबसे ज़्यादा स्टोर रहता है और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर रह सकता है। तो 1 से 4 साल तो मिनिमम है ही है, यानी कि आज की डेट में अगर आपके विटामिन B12 आपकी बॉडी में पर्याप्त है और आज हम विटामिन B12 को खाना छोड़ दें, तो आने वाले 3-4 साल तक आपका काम आराम से चल जाएगा। लेकिन आज अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपको हो रही है, तो इसका मतलब है कि पिछले 3-4 साल से आपकी बॉडी में विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के फैट्स में घुलती हैं एवं उनके इलियम में एब्जॉर्ब होने के लिए बाइल सॉल्ट की जरूरत होती है, और भोजन में कुछ मात्रा में फैट्स होनी चाहिए, अन्यथा इनका अवशोषण नहीं हो पाएगा। विटामिन B12, विटामिन सी, फॉलिक एसिड इत्यादि अन्य सारे विटामिन पानी में घुलनशील हैं, अगर ज़्यादा हो जाए तो पेशाब के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इन्होंने 2 विटामिन की जानकारी दी कि विटामिन के 2 टाइप हैं, एक वाटर सॉल्युलेंट है और एक फैट सॉल्युलेंट है, यानी कि एक घी तेल में मिक्स हो जाता है और एक पानी के अंदर मिक्सअप हो जाता है। यानी कि जो घी तेल वाली चीजें हैं उनके लिए बाइल का, क्योंकि बाइल क्या है, एक कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि घी तेल से ही बाइल बनता है, तो बाइल का होना प्रॉपर तरीके से बनना जरूरी है। तो बाइल जब इन विटामिन के साथ मिक्स होगा तो ये अपने साथ एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और ऐसे ही विटामिन सी है, विटामिन ए है, अपना विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है और विटामिन सी, ये पानी में सॉल्युलेंट है, तो इनको
हमें काटने के बाद धोना नहीं चाहिए। कहते हैं कि सब्जियों को काटने के बाद धोना नहीं चाहिए, जैसे आलू है, काटने से पहले धो लीजिए, नहीं तो ये विटामिन पानी के साथ ये बह जाएंगे, है ना, क्योंकि ये वाटर में घुल जाते हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में विटामिन ना हो या पाचन संस्था कमजोर हो तो उससे हड्डियां, मांसपेशियां तथा टिश्यू जैसी बीमारियां आ जाती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं विटामिन ए से। यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये जानवरों के टिश्यूज में रेटिनॉल के रूप में पाया जाता है। यह प्राकृतिक रूप में कई चीज़ों में बीटा कैरोटीन एवं प्रोविटामिन में पाया जाता है, जिसे लिवर विटामिन ए के रूप में स्टोर करके रखता है। इसके फंक्शन है सभी सेल्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इपिथेलियल टिश्यूज के नॉर्मल फंक्शन के लिए जरूरी है और आंखों से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है, बच्चों की ग्रोथ के लिए जरूरी है। और अगर ये कम हो जाएगा तो आंखों से संबंधित बीमारियां आ जाएंगी, त्वचा झड़ने लगेगी, स्किन ड्राइनेस हो जाएगी और बच्चों की हाइट रुक सकती है। तो इसलिए हमें विटामिन ए लेना चाहिए। इसके सोर्सेज हैं एग का पीला भाग है और चिकनाई है, दूध है, घी है, मक्खन है, दालें हैं, पीले फल व सब्जियां हैं, जैसे पपीता है, कद्दू है, गाजर है, मक्का है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। और अगर ये लंबे समय तक विटामिन ए की डेफिशिएंसी रहे तो टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियल में एट्रोफी यानी कि सिकुड़न आ जाएगी। टेस्टिस सिकुड़ भी सकती है विटामिन ए के लंबे समय तक डेफिशिएंसी होने की वजह से, है ना। इसी प्रकार विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए लिवर और थायराइड ग्लैंड का ठीक होना जरूरी है, क्योंकि विटामिन ए आप खा तो रहे हैं लेकिन वो स्टोर नहीं होगा तो आपको उसका यूज नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार विटामिन डी, यह विटामिन लिवर में स्टोर रहता है, मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है। इसके फंक्शन है विटामिन डी होगा तो ही 1.25 DCC नामक हार्मोन बनेगा और 125 DCC हार्मोन जो है हमारा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। इसी के कारण अन्न नलिका जिसे GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं में कैल्शियम सोखा जाएगा। विटामिन डी एक खास प्रकार का कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है जिसके द्वारा इंटेस्टाइन के एपिथेलियल में कैल्शियम को सोखा जाता है, यानी कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी कि विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम अपने आप कम हो जाएगा। और इसमें अगर ये कमी हो जाएगी तो बच्चों में रिकेट्स, यानी कि रिकेट्स का मतलब पैर टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाएंगे, है ना। और बड़ी उम्र में होगी तो ऑस्टियोमलेशिया यानी कि हड्डियों में असाधारण रूप से टेढ़ापन आ जाएगा। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन या नहीं हो पाएगा, इसकी कमी से बोन्स या तो कमजोर हो जाएंगे या एबनॉर्मल हो जाएंगे, या तो कमजोर हो जाएंगे या एबनॉर्मल यानी कि टेढ़े मेढ़े पैर हो जाते हैं। बच्चों में रिकेट्स हो जाती है इसकी वजह से, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो सकती है। छाती का उभार हो जाता है, छाती कई बार, क्योंकि छाती अगर कमजोर हो जाएगी तो वो उभर सकती है, बाहर की तरफ आ जाएगी, तो बच्चों के उभार आ जाता है इसमें, है ना। जिसको उसको बोलते हैं पिकॉक चेस्ट, है ना, यानी कि जिस प्रकार से पिकॉक की छाती ऊपर उभरी होती है ऐसे ही हमारे बच्चों की छाती भी उभर कर आ जाती है। सोर्सेज जो हैं इसके धूप है, दूध है, क्रीम है, बटर है, कोड यानी कि मछली के लीवर का तेल है, यानी कि फिश ऑयल बोलते हैं उसे, ये हमारे विटामिन डी का सोर्सेज है। विटामिन ई ये बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है, ध्यान करना। टोकोफेरोल यानी कि एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है विटामिन ई, जो सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और आरबीसी की आयु को बढ़ाता है। बहुत रेयर केसेस में इसकी कमी हो सकती है, लेकिन तकरीबन यह सभी प्रकार के खाने में यह विटामिन मिलता है। लेकिन विटामिन ई की कमी हो जाए तो बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें विटामिन ई के अभाव में किडनी के ट्यूब्यूल्स यानी कि किडनी के सेल्स डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इससे मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन आ सकता है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। इसकी कमी से सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की रचना और उसके कार्य में खराबी आ सकती है, यानी कि ये आपके जनरेशन जीन्स को गड़बड़ कर सकती है। और इसके सोर्सेज हैं अंकुरित अनाज, नट्स, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, वनस्पति तेल, साबुत अनाज हैं। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं विटामिन के के बारे में। यह ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहलाता है, यानी कि ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। यह रक्त के थक्के को बनाने में के लिए आवश्यक है। विटामिन के को लार्ज कॉलोन की बैक्टीरिया बनाती हैं। जब बैड शोर होते हैं तो उसे खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं और उसकी वजह से पेट खराब हो जाता है। विटामिन के बनाने वाले बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं, जिससे विटामिन के की कमी आ जाती है। उस समय पर ज़्यादा मात्रा में विटामिन को खाना चाहिए। इन्होंने कहा कि विटामिन के
हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं और ये लार्ज इंटेस्टाइन में अपने आप बनता है। लेकिन कई बार जब हम लगातार किसी भी बीमारी के लिए मेडिसिन खाते हैं तो उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से हमारे वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो विटामिन के को बनाने का काम करते हैं। यानी कि विटामिन के की डेफिशिएंसी तब हो जाती है जब हम लंबे समय तक किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें विटामिन के लिए आर्टिफिशियली डिपेंड होना पड़ेगा, नहीं तो ब्लड का क्लॉट होना बंद हो जाएगा। इसकी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जख्म नहीं भरेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। रक्त जमने के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी है ना, यानी कि रक्त के लिए कैल्शियम, विटामिन के साथ कैल्शियम भी जरूरी है। अगर फैट ठीक से ना पचे तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनेगी। ब्लड क्लॉटिंग का दे रखा है इसमें, मैंने पिछले ब्लड के चैप्टर में आपको बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। प्रोथ्रोम्बिन की आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता है, थ्रोम्बोकाइनेज की आवश्यकता है, और टूट कर ये बदलकर थ्रोम्बिन में बदल जाते हैं। थ्रोम्बिन जब फिब्रिनोजन के साथ मिलता है तो फिब्रिन बन जाता है, और फिब्रिन ब्लड सेल के साथ मिलकर ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। विटामिन B12, यह विटामिन रेड ब्लड सेल्स या नर्व्स के स्वास्थ्य रखने के लिए जरूरी है, यानी कि न्यूरो सिस्टम को ठीक रखने के लिए जरूरी है। इनकी कमी से एनीमिया एवं शरीर में कमजोरी आ सकती है। इसका स्टॉक लीवर में 5 से 6 साल तक रह सकता है। अगर आज बॉडी में इसकी कमी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इट मीन्स पिछले 5-6 साल से आपके बॉडी विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। इसका फंक्शन क्या है? विटामिन B12 का फंक्शन है कि ये आरबीसी के प्रोडक्शन और मैच्योरेशन में हेल्प करता है, शरीर के विकास में हेल्प करता है, आपके पूरे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, और ये अधिक कम हो जाए, यानी कि इसकी कमी बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है। विटामिन B12 की कमी से स्पाइनल कॉर्ड के लार्ज फाइबर में डीमाइलिनेशन हो सकता है, यानी कि MRI की रिपोर्ट में जब डीमाइलिनेशन होगा तो कहीं ना कहीं विटामिन B12 भी उसके लिए जिम्मेदार होगा। यानी कि पेरिफेरल सेंसेशन खत्म हो सकती है, हाथ पैरों में सुनपन आ सकता है, मांसपेशियों में झंझनाहट होनी शुरू हो सकती है। इस विटामिन के प्रभाव से 1 या 2 सेल में बदल जाता है एवं RNA DNA में भी बदलाव आ जाता है, यानी कि जेनेटिक डिजीज पर भी लाने में हो सकता है। पेरिफेरल सेंसेशन यानी कि हाथ पैर की उंगलियों में स्पर्श करने पर शक्ति खत्म होती चली जाती है। इसके सोर्सेज बहुत आसान है। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हरी सब्जियों से ही मिलता है। शाकाहारी लोगों के लिए ये विटामिन दूध में, पनीर में भी पाया जाता है, इसलिए दूध पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, या दूध के प्रोडक्ट हमें लेने चाहिए। दही है, छाछ है, ये पनीर है, ये ले सकते हैं। सब्जियों से ही मिलता है, ये करेक्ट कर लो। विटामिन B12 आपको आसानी से सब्जियों से मिल जाता है, दूध या दूध के प्रोडक्ट से भी आसानी से मिल सकता है। नियासिन, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स या ग्रुप का एक विटामिन है नियासिन, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स का एक ग्रुप है, का एक विटामिन है। इसका सोर्स है, यह कुदरती तौर से दूध, लिवर, खमीर, पनीर और दालों से पाया जाता है। फंक्शन है इसके, नियासिन की कमी से शुरू में मसल्स में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, ग्लैंड्स की सिक्रीशन में कमी आ जाएगी, यानी कि ग्लैंड्स अपने काम नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा कमी से बॉडी के टिश्यूज डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में खराबी आ सकती है, जैसे डिमेंशिया की बीमारी हो सकती है। मानसिक बीमारी यानी कि डिमेंशिया यानी कि भूलने की आदत हो सकती है नियासिन की वजह से, है ना। लोग बहुत सारे कहते हैं कि हमें भूलने की समस्या हो रही है, तो ये नियासिन की कमी हो सकती है। एब्डोमेन या पाचन संस्थान बिगड़ सकते हैं। पैलेग्रा यानी कि जवान पर कालापन आ सकता है, यानी कि जवान काली होनी शुरू हो जाती है। वो बोलने वाली जवान नहीं, आपकी जवान के ऊपर काले काले धब्बे नजर आने शुरू हो जाते हैं। न्यूरोथेरेपी इन सब बीमारियों का सफल उपचार कर सकती है, क्योंकि हम न्यूरोथेरेपी में पेट को ठीक करना जानते हैं। UDF ट्रीटमेंट है हमारे पास, HCl का फॉर्मूला है, और विटामिन को डायग्नोज करने के ट्रीटमेंट्स हैं ना। इस तरीके से मल्टीविटामिन या मल्टीहेपरिन या UDF का ट्रीटमेंट देकर हम विटामिन की कमी को पूरा करने में न्यूरोथेरेपी मदद कर सकती है। नियासिन ट्रिप्टोफैन से बनता है, यह एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन भी बनता है, जो नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है और जो कि नींद लाने और मन को शांत रखने के लिए बहुत जरूरी है। थायमीन अगला विटामिन है। थायमीन को विटामिन B1 भी कहते हैं। थायमीन खास तौर पर कार्बोहाइड्रेट और कई अमीनो एसिड को प्रयोग लाने के लिए बहुत जरूरी है। यह नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी है। इसका जो सोर्सेज है, सूखा खमीर है,
अंकुरित अनाज है, कई सारे बीजों की बाहरी परतों में ये पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है। चावल अनाज की बाहरी परतों में पाया जाता है और बॉडी को लगभग डेली 1 से लेकर 5 mg थायमीन की जरूरत होती है ना, मिलीग्राम तक जरूरत होती है। इसके फंक्शन है और इनके फंक्शन की मतलब अगर ये कम हो जाए तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। पेट खराब हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगना भी थायमीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। आदमी डिप्रेशन में जा सकता है, बार बार फीवर आ सकता है, इंटेस्टाइन बिगड़ सकता है, गैस्ट्रो यानी कि पेट से संबंधित मांसपेशियों में एक अलग से फीलिंग आ सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं पेट में एक अलग सी वेव चलती है, एक फड़कन नजर आती है, तो वो इसकी वजह से हो सकती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि फटीग एवं थकान जैसे बीमारियां भी थायमीन की डेफिशिएंसी से आ सकती हैं। ब्लड में अधिक देर तक ग्लूकोज की कमी होने के कारण टिश्यूज ढीले पड़ सकते हैं, जिससे बैरी नामक एक बीमारी आती है, क्योंकि टिश्यूज में एटीपी की कमी के कारण मसल्स ढीले पड़ जाते हैं और थायमीन की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। हार्ट मसल्स भी ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, उनमें रक्त का बहाव 2 गुना बढ़ जाता है और जिससे लंग्स में स्वेलिंग हो सकती है। न्यूरोथेरेपी में हम विटामिन के पॉइंट का दर्द निकालकर इन बीमारियों को काफ़ी राहत दे सकते हैं। इसके लिए हमारा विटामिन फॉर्मेशन फॉर्मूला बहुत कामयाब है। अगला विटामिन है हमारा फॉलिक एसिड विटामिन। गर्भ अवस्था के प्रथम 3 महीनों में बच्चे के सही विकास के लिए बहुत आवश्यक विटामिन है फॉलिक एसिड। इसके सोर्सेज है, हरी सब्जियों में मिलता है, ज़्यादा पकाने से खत्म हो जाता है, कच्चे सलाद, चावल के ऊपरी परत में, दालों के ऊपरी छिलके में ये फॉलिक एसिड पाया जाता है। यह विटामिन B12 के साथ मिलकर आरबीसी का मैच्योरेशन करता है, यानी कि आरबीसी को इस लायक बनाता है कि वह कैपिलरीज के अंदर घूम सके, आराम से फ्लो हो सके। फॉलिक एसिड की कमी से आरबीसी का साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिससे कि कैपिलरीज के अंदर नहीं घूम पाएंगे। तो इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, ये हमने सब ब्लड के अंदर पढ़ा था। होल इन हार्ट पढ़ा था। स्पाइना बाइफिडा के बारे में जानते हैं, क्लेफ्ट लिप हो सकते हैं, मेनिंजोमाइलोसिल हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, मेनिंजोसिल हो सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है, यानी कि मसल से रिलेटेड बीमारियां आ सकती हैं। न्यूरोथेरेपी में फॉलिक एसिड को डायग्नोज करने का पॉइंट है और इसके दर्द को निकालने का भी तरीका है। कहा जाता है कि 10 पेन के अगर 3 ट्रीटमेंट दिया जाए तो फॉलिक एसिड के लिए अच्छा माना जाता है। अगला है विटामिन सी। यह हड्डी यानी कि कार्टिलेज, टिश्यूज और दांतों के लिए बहुत आवश्यक है। इसके फंक्शन है 20 से 30 सप्ताह तक अगर विटामिन सी या स्कॉर्बिक एसिड की कमी हो जाए तो स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें दांत ढीले हो जाएंगे, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाएगा, हड्डियों में तथा जॉइंट्स में दर्द आने शुरू हो जाएंगे और स्कर्वी में दांतों से खून बहने लगता है और उल्टी या मोशन भी हो सकती है और उल्टी या मोशन में भी दूध आ सकता है, यानी कि विटामिन सी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसका जो सोर्सेज है वो आप लोग सब जानते हैं कि ये हमारे आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा रिच प्रोडक्ट पाया जाता है, यानी कि आंवले को आप किसी भी तरीके से फॉर्म में खा सकते हैं, उसे उबाल के खा सकते हैं, उसे मीठा करके खा सकते हैं, उसे भून के खा सकते हैं। विटामिन सी उसके अंदर रहेगा ही रहेगा, यानी कि आप किसी भी फॉर्म में खाएं 80 से 90% विटामिन सी आपको आंवले से मिल सकता है। रोक दो।